किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कुछ इस तरह से ज़िंदगी को आसान कर लिया मैंने। कुछ से माफ़ी मांग ली और कुछ को माफ़ कर दिया मैंने। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का यूजीसी नेट हिंदी जो इस महीने परीक्षा होनी है, और ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी और बीपीएससी वगैरह और अन्य भर्ती परीक्षाओं में तो जो भी जिसके अंदर हिंदी से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो उनकी ये सीरीज मैंने चला रखी है। कुछ तीसरा टेस्ट आज हम देखने जा रहे हैं। अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे, परीक्षा उपयोगी लगे, और यकीनन जानिए इस सीरीज से आपको परीक्षा में सवाल भी है जो देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी साथियों तक शेयर भी कर दें ताकि और साथी भी जुड़कर है जो लाभ ले सके। पहला सवाल आपके समक्ष ये है कि मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। मैथिली जो है उसका विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? शौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी से, अर्धमागधी से, या फिर महाराष्ट्री अपभ्रंश से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, मागधी अपभ्रंश से है जो मैथिली का विकास माना जाता है। यह सवाल अक्सर पूछा गया है क्या कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट, अपभ्रंश, मैथिली या ब्रिज? तो सीधा सीधा आपके दिमाग में आ गया होगा कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट की रचना है। ए विकल्प यहाँ पर है जो ठीक हो जाएगा। सवाल ये भी कई बार आता है जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जो देवनागरी लिपि है वहाँ से ये सवाल आता है कि संविधान के, और ये कॉलेज लेक्चर वाला जो एग्जाम होना है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो वो कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद है जिसके अंदर ये कहा गया कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी जो है वो संघ की राजभाषा घोषित होगी? 347 में, 348 में, 343 में, या 345 में? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा सी, 343। आर्टिकल 343 के अंदर ये कहा गया है कि देवनागरी लिपि में जो हिंदी है वो संघ की राजभाषा है जो होने वाली है। साहब, सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या कि आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने, कुतुबन ने, या फिर मंजन ने? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आदिकाल की अगर हम बात करें तो जो अब्दुल रहमान है इनका नाम आता है अवहट भाषा में रचना करने हेतु, अब्दुल रहमान, बी विकल्प। सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है क्या कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, या फिर मध्वाचार्य? तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा भैया उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रसार करने का श्रेय जाता है वो रामानंद महोदय को जाता है। शी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। सवाल ये भी पूछा जा सकता है आपसे, बड़ा अच्छा सवाल है कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, या फिर प्रेमाश्रयी शाखा? तो भैया उत्तर क्या हो जाएगा? सहजोबाई, सहज क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। सहज रूप से जो ज्ञान मिलता है वही है जो स्थायी होता है। तो सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? बहुत बार पूछा गया है उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, बल्लभाचार्य, विठलनाथ, या फिर मध्वाचार्य? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता, ये सवाल मैंने कुछ दिन पहले भी पूछा था, रूप गोस्वामी। ए विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन, मुल्ला दाऊद? ये सवाल तो बहुत बार आया, इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके बताइए। चंदायन किस कवि की रचना है? और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कर दीजिए अभी आप। अगला सवाल देखिए, चंदायन का आप बता देना कमेंट करके। अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? श्री राजगोपालाचारी ने, महात्मा गांधी ने, मोटूरी सत्यनारायण ने, या फिर विनोबा भावे ने? बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। बी विकल्प यहाँ पर है जो ठीक हो जाएगा भैया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है
10 नंबर में ए में क्या लिखा हुआ है कि छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। क्या? कि छायावाद जो है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की क्या है? काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक बात। ब में क्या है? छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। इस प्रकार के सवाल है जो आएंगे आपके। तो यहाँ पर दोनों विकल्पों को देखना है। पहला विकल्प क्या है कि ए और ब दोनों सही है, ए गलत है, केवल बी सही है। ए जो है पूर्णतः और बी अंशतः सही है, कि ए तो पूरे तरीके से ठीक है, सही है, और बी है जो थोड़ा बहुत ठीक है। डी विकल्प है ए और ब दोनों ही क्या है? अंशतः सही, थोड़ी थोड़ी ठीक है। तो क्या उत्तर हो जाएगा 10 में? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ए। ये भी ठीक है और ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि छायावाद जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है और छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है भैया। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज, खड़ी बोली, बूंदेली या फिर बघेली? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा बघेली। जो बघेली है यह पश्चिमी हिंदी की नहीं है। डी विकल्प यहां पर ठीक हो जाएगा। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया? हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया? सरस्वती में, आनंद कादम्बिनी में, या सुदर्शन में, या फिर हिंदी प्रदीप में? तो हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास या सरस्वती पत्रिका, जो कौन इनके इसको आगे बढ़ाने के लिए मुख्य संपादक रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब। और कहाँ से इसका सिलसिला प्रारंभ होता है वो आप कमेंट करके बताना किस सन से। सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या? ए में क्या है कि अनुभूति की प्रामाणिकता, ध्यान से सुनिएगा, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। ठीक है। दूसरा विकल्प, इस आंदोलन का आरंभ जो है वो व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। अब देखिए, ए और ब दोनों सही है, ए अंशतः और ब पूर्णतः सही है, ए पूर्णतः और ब अंशतः सही है, या ए और ब दोनों अंशतः सही है? तो यहाँ पर भी क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। ए तो पूरी तरीके से ठीक है और बी है जो थोड़ा बहुत ठीक है। ए माने अनुभूति की जो प्रामाणिकता है ये नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था और इस आंदोलन का जो आरंभ है वो व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में है जो हुआ था। तो ये आंसर ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप और उसका उत्तर सोचिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी? आप सोचकर उत्तर दीजिए। तो क्या उत्तर हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा भैया मालवी जो है ये नहीं है। अगला सवाल है कि कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से प्रारंभ होता है? कल्पना जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से, या फिर इलाहाबाद से? तो कल्पना पत्रिका का जो प्रकाशन है भैया हैदराबाद से होता था। ठीक है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि माध्यम नामक जो पत्रिका थी इसके संपादक कौन है? इनमें से सत्य प्रकाश मिश्र, नंद किशोर नवल, काशीनाथ सिंह, या फिर रविंद्र कालिया? उत्तर हो जाएगा सत्य प्रकाश मिश्र। माध्यम पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? सत्य प्रकाश मिश्र। अगला सवाल देखिए, ए में क्या है कि रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। जो रेखा चित्र होते हैं और जो संस्मरण होते हैं इनकी जो बीच की जो लाइन है, इनको बांटने वाली जो लाइन है वो बहुत सूक्ष्म है, अति महीन है। और दूसरी बात क्या है, इनमें से ये दोनों परस्पर अंतर्भुक्त हो जाते हैं परस्पर दोनों अंतर्भुक्त हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। तो ए ब दोनों सही है, ब सही ए गलत, ए ब दोनों गलत, ए सही ब अंशतः सही। तो यहाँ पर 17 नंबर में है जो ए विकल्प ठीक हो जाएगा, यानी ए और ब दोनों बात है जो सही है रेखा चित्र और संस्मरण के विषय के अंदर।
अगला सवाल देखिए 18 नंबर। निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। और ये मैंने जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है उन क्लासों में अच्छे से बताया हुआ है। निम्नलिखित भाषाओं में विकास का सही अनुक्रम कि प्राकृत पाली अपभ्रंश हिंदी इस प्रकार से चला क्रम, या पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, पाली अपभ्रंश प्राकृत हिंदी, या फिर अपभ्रंश प्राकृत हिंदी पाली, कैसे चला था यह क्रम, सही अनुक्रम। उत्तर हो जाएगा बी, पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। अगला देखिए, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। सरहपा सोम प्रभु सूरी गोरखनाथ हेमचंद्र, या गोरखनाथ सोम प्रभु सूरी सरहपा हेमचंद्र, सरहपा गोरखनाथ हेमचंद्र सोम प्रभु सूरी, सोम प्रभु सूरी गोरखनाथ सरहपा हेमचंद्र, कौन सा सही होगा। उत्तर हो जाएगा ए, पहले सरहपा, सोम प्रभु सूरी, गोरखनाथ और हेमचंद्र, ये कालक्रम है इनका। अगला सवाल देखिए, और प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो प्रश्नोत्तर रूप में है, यानी कि हिंदी साहित्य के जो ऑब्जेक्टिव सवालों की मैंने 100 से ज़्यादा वीडियो बना रखी, प्लेलिस्ट में जाकर देखना। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी, हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी, तो हर एक प्रश्न का है जो व्याख्या के साथ में है जो बताया, 100 से ज़्यादा है जो वहाँ पर वीडियो डाले, बिल्कुल फ्री। उन वीडियो की सीरीज को आप अच्छे से देख लेना एक बार। आपके बहुत से सवाल है जो नेट के अंदर बीपीएससी वगैरह, टीजीटी पीजीटी जो ईएमआरएस है उसमें सही हो जाएंगे आपके बहुत से सवाल सीधे के सीधे, तो ये भी देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है। पशु पक्षियों पर केंद्रित, महादेवी वर्मा ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, होमवती देवी ने, या फिर सत्यवती मलिक ने। तो पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना महादेवी वर्मा की आपको देखने को मिलती है कहीं। सवाल है कि इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। सही कालक्रम का निर्देश, तो मैं सही विकल्प ही आपको बता देता हूं ए, बाकी विकल्पों को भी ध्यान में रखना। पहले केशवदास, फिर चिंतामणि, फिर मतीराम, फिर पद्माकर। कैंची मतिपद, कैंची मतिपद, कैंची मतिपद, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और पद्माकर। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और पद्माकर, ये इन कवियों का सही कालक्रम वाला विकल्प हो जाएगा। सही कृति क्रम को है जो पहचानना है। ये भी आपने, ये सवाल बहुत बार पूछा गया, इसका कालक्रम क्या क्या कालक्रम है कमेंट करके बताइएगा। और उन जो मैं 100 वीडियो की प्लेलिस्ट बता रहा हूँ वहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाले, वहाँ पर ये सवाल है जो पूरी व्याख्या के साथ बताए हुए हैं, इनसे कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पर। तो यहाँ पर 22 के अंदर सही विकल्प हो जाएगा ए, पल्लव, गुंजन, युगांत और युगवाणी। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ए विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला सवाल है, सेठ बांकेमल किसकी रचना है। सेठ बांकेमल किसकी रचना है। पांडे बेचैन शर्मा उग्र की, यशपाल की, अमृतलाल नागर की, या फिर भगवती चरण वर्मा की, बताइए किसकी है। तो उत्तर हो जाएगा 23 के अंदर अमृतलाल नागर। सेठ बांकेमल किसकी रचना, अमृतलाल नागर की। अगला सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि वारेन हेस्टिंग का सार्ड कहानी की रचना किसने की है। वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है। शिवमूर्ति, संजीव, उदय प्रकाश या सृंजय। उत्तर हो जाएगा उदय प्रकाश। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया। गिरीश कर्नाड, इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे या फिर कारंत। उत्तर हो जाएगा गिरीश कर्नाड, गिरीश कर्नाड। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि नील परिधान बीच सुकुमार खिला, मृदुल अध खुला अंग,
खिला हो जूं बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित आचार्यों के बीच क्रम में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही नहीं है? सही नहीं है तो उत्तर हो जाएगा भैया सी, भट्ट नायक, विश्वनाथ, कुंतक और जगन्नाथ। ये सही नहीं है, बाकी सबका सही है। तो जो सही है इनको भी याद रख लेना कि भामह, दंडी, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, आनंदवर्धन, फिर अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, जगन्नाथ, ये से होता है भरत, भामह, कुंतक, जगन्नाथ। तो ये यहाँ पर ठीक नहीं है। ठीक है। कृति कालक्रम, कृति का रचना का कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो यहाँ पर हम देखते हैं डी विकल्प सही है। कुल्ली भाट, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें और पथ के साथी। कुल्ली भाट, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें और पथ के साथी, ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 नंबर में देखिए, रचनाकार कालक्रम में सही का निर्देशन कीजिए। सही कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा आपके? बी, बच्चन, दिनकर, अज्ञे और मुक्तिबोध। बच्चन, दिनकर, अज्ञे और मुक्तिबोध। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कृति कालक्रम, कृतिका की दृष्टि से कौन सा सही है? तो यहाँ पर सी विकल्प, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला और अर्चना। गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला और अर्चना, यहाँ पर सी विकल्प है जो भैया ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है? सही कृति कालक्रम, तो डी विकल्प हो जाएगा। ये सवाल सारे इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रख लेना। तो सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी, ठुमरी। सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी, ठुमरी, ये है जो ठीक होगा यहाँ पर सही। निर्गुण कवियों का सही कालक्रम पूछा है अगले में। निर्गुण कवि हैं, उनका सही कालक्रम, तो डी विकल्प, कबीर, दादू, सुंदर, मलूक। कबीर, दादू, सुंदर, मलूक। कबीर, दादू, सुंदर, मलूक, इस प्रकार से याद रख लीजिए। कबीरदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूक दास। सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या? सवाल आपसे पूछा जा सकता है ये कि काव्य पंक्तियां एक तरफ और दूसरी तरफ कवि हैं, इनको सुमेलित करना है। काव्य पंक्तियां कवि है, इनको सुमेलित करना है। तो मैं बता देता हूं, बी विकल्प यहाँ पर ठीक होगा। मैं सीधी मिलाने कर देता हूँ बी विकल्प। अब बी विकल्प में क्या है, मिलाते चलते हैं और याद करते चलना, समझते चलना। एक के अंदर क्या है बी विकल्प में? दो। एक के अंदर क्या है? दो, यानी कि ये लीजिए, नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, किसकी है? कबीर की। बी के अंदर क्या है? पाँच, यानी कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसका है? मलूकदास का, सुनाई है। सी के अंदर क्या है? चार। सी में क्या है? चार, यानी कि गुरु सुआ, जई पंत देखावा, जा इसी की है। डी के अंदर क्या है? एक। और डी के अंदर क्या है? तबलग ही जीबो भलो, देबो होय ने धीम। डी के अंदर क्या हो जाएगा? एक। ये हो जाएगी आपके रहीम की। आ गई बात समझ में? चलिए, अगला सवाल भी इसी प्रकार का, रचनाएं हैं और उधर कवि हैं, मिलान करना। ये सवाल भी बहुत बार आया, बहुत बार आया है, तो बता देता हूं क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा इसमें। ए के अंदर चार, यानी कि मृगावती, मंझन की। बी के अंदर पाँच, मधुमालती, माफ कीजिए एक मिनट। ए के अंदर चार, ए के अंदर चार मृगावती कुतुबन की। ए के अंदर चार मृगावती कुतुबन की हो जाएगी, और मधुमालती जो है वो मंझन की हो जाएगी। मधुमालती मंझन की हो जाएगी। चंदायन की हम बात करें, सी के अंदर दो, तो चंदायन मुल्ला दाऊद की हो जाएगी। जो अलग से सवाल है जो पहले पूछा गया था केवल इसी को। अखरावट जो हो जाएगी आपकी किसकी? जायसी महोदय की। और उस्मान की कौन सी है वो आप कमेंट करके बता देना कोई। ठीक बात। चलिए अगला सवाल देखिए। एक तरफ
अध्यायों के नाम है और दूसरी तरफ रचनाएं हैं, तो बताना है आपको। तो 35 जो है इसमें ए विकल्प ठीक होगा। ए के अंदर 4। पृथ्वीराज रासो के जो अध्याय हैं, जो खंड हैं, उनको क्या कहा गया है? समय कहा गया है। और कितने समय है वो आप कमेंट करके बताएं। पृथ्वीराज रासो के जो अध्याय हैं, जो खंड है, उनके जो पार्ट है, उसको क्या कहा गया है? समय कहा जाता है। तो ए में 4 हो गया। बी के अंदर क्या हो जाएगा? 3। यानी कि जो कांड है ये किस में मिलते हैं? रामचरित मानस के अंदर कितने कांड है वो भी आप कमेंट करके बताना। रामचरित मानस के जो पार्ट है उसको कांड कहा गया है। सी के अंदर 2। पद्मावत है, इसको किस में डाला गया? खंडों में विभाजित किया गया, इसके जो पार्ट है उसको खंड कहा गया है। और डी के अंदर क्या है? 1। डी में 1। साकेत को किस में बांटा गया है? सर्ग में। फर्स्ट ग्रेड में आपको पता है नवम सर्ग जो लगता है, तो अलग अलग सर्ग में जो बांटा गया है। इस प्रकार से है जो अध्यायों का नामकरण किया गया है। तो समय किसका? पृथ्वीराज रासो का, कांड रामचरितमानस में, खंड जो है पद्मावत के, और सर्ग जो है साकेत के अध्यायों को कहा गया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर विकल्प आगे हैं, मैं आपको सुमेलित करके बता देता हूँ। इस सवाल के अंदर है जो उत्तर हो जाएगा आपका ए। उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए माने यहाँ पर मैं मिला देता हूँ, बिहारी सत्सई आलोचक है इसके, पद्म सिंह शर्मा। ए के अंदर 4 है, पद्म सिंह शर्मा हो जाएगा। और देव और बिहारी जो है इसके कृष्ण बिहारी मिश्र हो जाएंगे आलोचक। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र हो जाएंगे। और जो बिहारी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। और आगे बचता है बिहारी और देव। बिहारी और देव इसका हो जाएगा आपके लाला भगवान दीन। डी के अंदर 1 हो जाएगा आपके लाला भगवान दीन हो जाएगा। ठीक बात। अगला सवाल देखिए, ये हमने मिला दिया वहाँ पर। अगला सवाल है, एक तरफ नाटककार हैं, दूसरी तरफ नाटक है, इनको सुमेलित करना है। ये आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे आप? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, उत्तर कर देंगे हम सी। अब देखिए सी के अंदर क्या होगा? ए में 3। यानी कि लक्ष्मी नारायण लाल जो नाटककार हैं, इनका नाटक है राक्षस का मंदिर। ए के अंदर क्या हो जाएगा? 3, राक्षस का मंदिर। बी के अंदर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि उदय शंकर भट्ट का जो है वो क्या है? विक्रमादित्य। उदय शंकर भट्ट का क्या है? विक्रमादित्य। सी के अंदर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि श्री चतुर्सेन शास्त्री अमर राठौड़, इनका ये हो जाएगा। और सेठ गोविंददास जो है डी का हो जाएगा 2। सेठ गोविंददास माने कर्तव्य, इनका नाटक है जो हो जाएगा भैया। ठीक। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? तो सीधा सीधा उत्तर कर देना, संरचनावाद से। विखंडन की अवधारणा का संबंध किससे है? संरचनावाद से है भैया, संरचनावाद से है। वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? वृंद सत्सई की विषय वस्तु नीति। क्या है? नीति। सवाल अगला है, चित्राधार किसकी रचना है? चित्राधार किसकी रचना है? आसान सवाल है, बहुत बड़ा है। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? यह सवाल मैंने अभी पूछा ही था पहले, यशपाल की। किसकी है? मेरी तेरी उसकी बात, यशपाल। ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? बंगाल में होता है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? ये सवाल भी कई बार आया है। 1873 में, 1873 में। निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? अर्थालंकार कौन सा है? तो प्रतिवस्तुपमा, प्रतिवस्तुपमा अर्थालंकार। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा हो जाएगा? अग्निलेख। और छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? देवराज की।
देवराज ने छायावाद का पतन है जो कर दिया। इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? इनमें से कौन तार सप्तक का कवि है जो नहीं है? तो इस सवाल का उत्तर भी आप कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन तार सप्तक यानी पहले वाले का कवि है जो नहीं है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और यकीनन इंपॉर्टेंट है ये। लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और इंपॉर्टेंट सूचना सुन लीजिए। लाइक शेयर कर दो, पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। दूसरी, अपनी जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करो नवसृजन क्लासेज। ये तो मैं फ्री डाल ही रहा हूँ। आप अभी भी नेट की जो एग्ज़ाम होना है शायद 11 तारीख को होना है, तो उसकी प्रैक्टिस टेस्ट करना चाहते हैं, 45 से अधिक टेस्ट मैंने डाल दिए हैं। तो नवसृजन क्लासेज के ऊपर जाओ, प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करो, वहाँ पर ये टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हो। अन्यथा मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ और फर्स्ट ग्रेड हिंदी का यहाँ पर सुपर 100 बैच भी चल रहा है, तो उससे जुड़कर भी अपनी तैयारी को और बेहतर आप है जो बना सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए।